नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार और आज की पहली कहानी सांगली जिले की है और ये बात 2025 की है। सांगली जिले में एक इलाका है कुपवाड़। इसी इलाके के रामकृष्ण नगर नाम की जगह है। 24 जुलाई की सुबह जब लोग रोज की तरह टहलने निकले तो रामकृष्ण नगर के स्वामी मंदिर के सामने सड़क पर एक युवक का शव पड़ा देखा। उसके शरीर पर धारदार हथियार से किए गए गहरे जख्म थे। लोगों ने तुरंत एमआईडीसी कुपवाड़ पुलिस को खबर दी। सूचना मिलते ही उपाधीक्षक प्रणिल गिल्डा और पुलिस निरीक्षक दीपक भांडवलकर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने जगह का मुआयना किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक का नाम था अमोल रायते। उसके भाई अभिजीत रायते ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ। सांगली की लोकल क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर सतीश शिंदे ने खुद इस केस की कमान संभाली। जांच में सामने आया कि अमोल की पत्नी के किसी और के साथ नाजायज रिश्ते थे और इसी बात को लेकर अमोल का तेजस राजपूत नाम के युवक से झगड़ा हुआ था। यही वजह थी कि पुलिस का शक सीधा तेजस पर गया। कॉल डिटेल्स चेक की गईं तो साफ हो गया कि अमोल को मौत से पहले जो आखिरी कॉल आई थी वो तेजस की ही थी। पुलिस ने सबसे पहले तेजस राजपूत को ठाणे बुलाकर पूछताछ शुरू की। शुरुआत में वो इधर उधर की बातें करता रहा, सीधा मुद्दे पर आने से बचता रहा। लेकिन जब पुलिस ने सबूतों के साथ उसे दबाया तो आखिरकार तेजस टूट गया। उसने कबूल कर लिया कि हत्या उसी ने की है। तेजस ने सिर्फ अपना जुर्म कबूल नहीं किया बल्कि उन लोगों के नाम भी बता दिए जिन्होंने इस हत्या में उसका साथ दिया था। पुलिस ने गहरी जांच की और आरोपियों की पहचान कर ली। इसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ लिया। 25 साल का प्रेम बाला साहेब मद्रासी, 24 साल का तेजस संजय सिंह राजपूत और 20 साल का निहाल आसिफ बावा। अदालत ने इन तीनों को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। जांच के दौरान पुलिस ने इनके पास से हत्या में इस्तेमाल हुई कुल्हाड़ी ने 2 चाकू और 2 मोटरसाइकिलें बरामद की। इस पूरी कार्रवाई में सांगली स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक सतीश शिंदे, सहायक पुलिस निरीक्षक जयदीप कालेकर और कांस्टेबल सागर लवटे ने मुख्य 2 आरोपियों को पकड़ा। वहीं सहायक पुलिस निरीक्षक दीपक भांडवलकर और उनकी टीम ने एक आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान एक कहानी सामने आई। रामकृष्ण नगर में जाधव पीठ मिल के सामने अमोल सुरेश रायते रहता था। अमोल ने प्यार में पड़कर शादी की थी। शुरुआत में दोनों ने मिलकर खुशहाल घर बसाया, लेकिन समय के साथ उनके बीच झगड़े बढ़ते गए। आखिर में पत्नी ने उसे छोड़ दिया और अलग रहने लगी। इस बीच अमोल को पता चला कि उसकी पत्नी का तेजस संजय सिंह राजपूत के साथ अवैध संबंध है। अमोल को यकीन था कि तेजस की वजह से ही उसकी पत्नी ने उसे छोड़ा और उनके रिश्ते में दूरी आ गई। इसी गुस्से में उसने तेजस की बदनामी करना शुरू कर दी। एक दिन अमोल ने गुस्से में तेजस को यह कहकर अपमानित कर दिया कि उसकी पत्नी गलत काम करती है। यह सुनकर तेजस अंदर ही अंदर बहुत नाराज हो गया। उस समय उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन वह अमोल से चिढ़ने लगा। अमोल को सबक सिखाने का तेजस ने मन ही मन फैसला कर लिया और सही मौका तलाशने लगा। अमोल रायते को शराब पीने की बुरी आदत थी। तेजस ने इसी कमजोरी को पकड़कर उसे खत्म करने की योजना बनाई। उसने अपने दोस्तों प्रेम बाला साहेब मद्रासी और निहाल आसिफ बावा को बताया कि अमोल मेरी पत्नी की बदनामी करता है, उसे शराब की लत है, हम उसे मुफ्त में शराब पिलाएंगे, फिर झगड़ा छेड़कर उसका काम तमाम कर देंगे। तेजस के दोस्तों ने भी इस बात को गंभीरता से लिया और उसकी योजना में साथ देने के लिए तैयार हो गए। 23 जुलाई 2025 की रात तेजस ने अमोल को फोन कर बताया कि आज पार्टी है और उसे आना चाहिए। अपनी पत्नी पर तेजस के साथ संबंध होने का शक होने के बावजूद शराब के लालच में अमोल ने आने के लिए हामी भर दी। तेजस को यकीन था कि दारू के लिए अमोल जरूर आएगा, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। जब अमोल नहीं आया तो तेजस ने दोबारा फोन किया, मगर उसका मोबाइल स्विच ऑन ऑफ था। तेजस को लगा कि बिना लाए अमोल नहीं आएगा, इसलिए वह सीधा उसके घर पहुंचा। उस समय अमोल घर पर ही था। तेजस ने उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाया और दोनों रामकृष्ण नगर के श्री स्वामी समर्थ मंदिर के सामने वाली सड़क पर पहुंच गए। योजना के मुताबिक तेजस के दोस्त प्रेम मद्रासी और निहाल बावा वहां कुल्हाड़ी और चाकू छुपाकर पहुंचे। चारों ने बैठकर शराब पीनी शुरू की और सब नशे में चूर हो गए।
तभी तेजस ने बदला लेने के इरादे से प्रेम मद्रासी को कहा कि अमोल उसकी पत्नी के बारे में अपमानजनक बातें करता है। यह सुनकर अमोल भी उलझने लगा और बहस करने लगा, ठीक जैसा तेजस चाहता था। गुस्से में तेजस ने प्रेम और निहाल के लाए हुए कुल्हाड़ी उठा ली और अमोल के सिर, गर्दन और चेहरे पर जोरदार वार किए। उसी समय प्रेम मद्रासी और निहाल बाबा ने अमोल की छाती, पेट और हाथों पर कई जगह चाकू से वार किए। धारदार हथियारों से लगातार हुए इन हमलों के बीच अमोल को बचने का कोई मौका नहीं मिला। पूरे शरीर पर गहरे घाव होने से वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। अपना काम पूरा हुआ समझकर तीनों वहां से फरार हो गए। रात के अंधेरे में तेजस ने अपनी पत्नी की बदनामी करने वाले अमोल का खून कर दिया था, लेकिन इसकी भनक किसी को नहीं लगी। अगले दिन सुबह 24 जुलाई जब लोग टहलने के लिए बाहर निकले, तो उन्होंने रामकृष्ण नगर के स्वामी मंदिर के सामने वाली सड़क पर एक युवक का शव पड़ा देखा। पुलिस ने कार्रवाई की और इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। और आज की दूसरी कहानी पंजाब के लुधियाना की है। ये बात 2009 की है। 28 दिसंबर 2009 की सुबह लुधियाना पुलिस कंट्रोल रूम को खबर मिली कि हैबोवाल इलाके में सिविल सिटी के संधुनगर के पास रेलवे लाइन के किनारे खेतों में एक महिला और 2 बच्चियों के शव पड़े हैं। कंट्रोल रूम ने यह जानकारी थाना सलेम टाबरी को दे दी। थाना सलेम टाबरी पुलिस तो मौके पर पहुंच गई, लेकिन वे कोई कार्रवाई करने से मना कर रहे थे। उनका कहना था कि यह जगह थाना जीआरपी के क्षेत्र में आती है। फिर थाना जीआरपी को बताया गया। जीआरपी पुलिस आई और कहा कि यह इलाका उनका नहीं है। उनका कहना था कि यह थाना हैबोवाल का क्षेत्र है। फिर थाना हैबोवाल पुलिस को सूचना दी गई, जो बाद में घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन थाना हैबोवाल पुलिस ने भी कार्रवाई करने से मना कर दिया। इस तरह कई घंटे सीमा विवाद की वजह से कार्रवाई रुकी रही। यह हत्या का मामला था, इसलिए यह खबर बहुत जल्दी पूरे शहर में फैल गई। मीडिया कर्मी और पुलिस अधिकारी भी वहां आ गए थे। आखिर में एसीपी हर्ष बंसल के हस्तक्षेप पर थाना हैबोवाल पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। थाना हैबोवाल के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर हरपाल सिंह ने अपराध संख्या 271-09 पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया। जांच का जिम्मा अतिरिक्त थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर अजायब सिंह को सौंप दिया गया। घटनास्थल पर लगी भीड़ में मृतका सिमरन के घर वाले भी मौजूद थे, इसलिए लाश की पहचान में कोई परेशानी नहीं हुई। लाशों के निरीक्षण में मृतका सिमरन उर्फ पिंकी की मुट्ठी से कुछ बाल बरामद हुए थे। इसका मतलब था कि मृतका और हत्यारे के बीच संघर्ष हुआ था। घटनास्थल से पुलिस को मृत बच्चियों के पास से चिप्स के खाली पैकेट भी मिले थे। मृतका सिमरन और 5 वर्षीय बच्ची पूजा की लाश रेलवे लाइन के बिल्कुल पास मिली थी, जबकि 8 वर्षीय दिव्या की लाश वहां से थोड़ी दूर डिप्टी सिंह के खेत से मिली थी। खेत में सिंचाई की गई थी, इसलिए वहां कीचड़ था। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि जान बचाने के लिए दिव्या भागी होगी, लेकिन कीचड़ होने की वजह से वह ज्यादा दूर नहीं जा सकी। रेलवे लाइन से करीब 200 मीटर की दूरी पर मृतका सिमरन का शॉल पड़ा था। सब इंस्पेक्टर अजायब सिंह ने क्राइम टीम बुलाकर घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य इकट्ठे कराए। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल की पूरी कार्रवाई पूरी की और तीनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया। स्वरूप नगर निवासी मृतका के पिता विजय ने पुलिस को बताया कि सिमरन उर्फ पिंकी सहित उनकी 4 संतानें हैं। सिमरन उर्फ पिंकी की शादी उन्होंने सन 2000 में करनाल, हरियाणा के कुराली निवासी अशोक के साथ की थी। उसकी 2 बेटियां थीं, 8 वर्षीय दिव्या और 5 वर्षीय पूजा। शादी के बाद 6 से 7 साल तक सब ठीक रहा, लेकिन पिछले कुछ समय से पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा होने लगा था। यह झगड़ा तलाक तक पहुंच गया था, लेकिन पंचायत के बीच में आने से तलाक नहीं हुआ। विजय ने सब इंस्पेक्टर अजायब सिंह को बताया कि 26 दिसंबर 2008 को सिमरन अपनी दोनों बेटियों दिव्या और पूजा और पति अशोक के साथ अपने देवर की शादी के कार्ड देने लुधियाना आई थी। कुछ कार्ड उसने उसी दिन बांट दिए थे और कुछ कार्ड अगले दिन यानी 27 तारीख को बांटे थे। 27 तारीख की शाम को सिमरन और उसका पति अशोक किसी बात को लेकर झगड़ गए, लेकिन थोड़ी ही देर में दोनों का मन बहल गया और समझौता हो गया। उसके बाद अशोक कहीं चला गया। अशोक के जाने के थोड़ी देर बाद सिमरन अपनी दोनों बेटियों को लेकर बाजार घूमने गई, लेकिन वापस नहीं आई। अगले दिन उनकी लाशें मिली। सिमरन और उसकी बेटियों की तलाश में वे लोग पूरी रात भटकते रहे थे।
सब इंस्पेक्टर अजायब सिंह ने मृतका के पति अशोक से पूछताछ की। उसने भी वही सब बताया जो उसके ससुर ने बताया था। अजायब सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि सिमरन अपनी बेटियों को लेकर बाजार गई थी, तो फिर वह रेलवे लाइन पर कैसे पहुंच गई? जरूर वह वहां किसी परिचित के साथ गई होगी। पोस्टमार्टम के बाद तीनों लाशें घर वालों को सौंप दी गईं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार दोनों लड़कियों की हत्या गला रेत कर की गई थी। सिमरन के शरीर पर कई चाकू के घाव थे। इसके अलावा उसके एक पैर की नस भी काटी गई थी। तीनों की मौत शरीर से खून बह जाने की वजह से हुई थी। पुलिस का मानना था कि इन हत्याओं में किसी परिचित का हाथ था, इसलिए पुलिस का शक बार बार मृतका के पति अशोक पर जाता था। इसके बाद पुलिस ने मुखबिरों से जो जानकारी जुटाई, उसके अनुसार अशोक अपनी पत्नी सिमरन उर्फ पिंकी पर शक करता था। उसे संदेह था कि सिमरन के किसी के साथ अवैध संबंध हैं। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होता था और बात तलाक तक पहुंच गई थी। अशोक की करनाल रेलवे स्टेशन रोड पर साइकिल रिपेयरिंग की दुकान थी। उसकी आमदनी कम थी, जबकि सिमरन के खर्चे महंगे थे। वह एक महत्वाकांक्षी और आजाद विचारों वाली महिला थी, जबकि अशोक का परिवार पुराने विचारों वाला था। शक के आधार पर सब इंस्पेक्टर अजायब सिंह ने अशोक के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल निकलवाई। पता चला कि अशोक ने हत्याओं से कुछ घंटे पहले और 2 घंटे बाद तक अपने भाई ज्योति से कई बार बात की थी। इसके बाद ज्योति के फोन की लोकेशन चेक की गई, तो पहले वह करनाल में मिली और उसके बाद लुधियाना में। घटना के समय उसकी लोकेशन घटनास्थल के पास पाई गई। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। थोड़ी सख्ती करने पर अशोक ने अपनी पत्नी सिमरन और दोनों बेटियों दिव्या व पूजा की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि तीनों हत्याएं उसने अपने छोटे भाई ज्योति कुमार और उसके दोस्त नवल के साथ मिलकर की थी। इस काम के लिए उसने नवल को 20,000 रुपए देने का वादा किया था। अशोक पकड़ा जा चुका था। ज्योति और नवल को गिरफ्तार करने के लिए सब इंस्पेक्टर अजायब सिंह करनाल गए और पूछताछ के बहाने ज्योति व उसके दोस्त नवल को लुधियाना ले आए। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में अशोक, ज्योति कुमार और नवल से पूछताछ हुई। इसमें सिमरन, दिव्या और पूजा की हत्या की जो कहानी सामने आई, वह बेहद शर्मनाक थी। अशोक और सिमरन की शादी सन 2000 में हुई थी। शुरू में दोनों का वैवाहिक जीवन काफी अच्छा रहा। अशोक की साइकिल रिपेयरिंग की दुकान थी। वह मेहनती और दूर की सोच रखने वाला था, जबकि सिमरन बिल्कुल अलग स्वभाव की थी। वह आजाद पंछी की तरह जीने वाली महिला थी। आजाद ख्याल होने के साथ साथ वह महत्वाकांक्षी भी थी। बन ठन कर रहना और खुले हाथों खर्च करना सिमरन की आदत में शामिल था। अशोक को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन किसी तरह वह सब सहकर घर चला रहा था। सिमरन 2 बेटियों की मां बन चुकी थी, फिर भी उसकी खुली सोच और आजाद मिजाज में कोई बदलाव नहीं आया। इसी बीच सिमरन की मुलाकात अपने एक पुराने परिचित से हुई, जो पहले लुधियाना में उसके पड़ोस में रहता था। उन दिनों वह करनाल की एक कंपनी में नौकरी कर रहा था। सिमरन अपने उस परिचित युवक से मिलने जुलने लगी। उनकी मुलाकातें दिन ब दिन बढ़ने लगीं। वह उसे अपने घर भी बुलाने लगी। जब यह बात अशोक को पता चली, तो उसने सिमरन को डांटा और कहा कि उस युवक से संबंध तोड़ दे और उसे घर पर न बुलाए। लेकिन सिमरन ने उससे रिश्ता तोड़ने से साफ इनकार कर दिया। इस बात को लेकर रोज ही दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। अशोक ने जब अपने स्रोतों से सिमरन के बारे में जानकारी जुटाई, तो उसे पता चला कि सिमरन के दोस्ताना संबंध सिर्फ उसी एक युवक से नहीं, बल्कि और भी कई युवकों से हैं। यह बात अशोक के लिए बर्दाश्त से बाहर थी, लेकिन सिमरन को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि अच्छी खासी चल रही गृहस्थी टूटने के कगार पर आ गई। अशोक ने अपनी शादी बचाने के लिए सिमरन को बहुत समझाने की कोशिश की और ससुराल वालों से भी शिकायतें की, लेकिन जब कोई हल नहीं निकला, तो अशोक ने तलाक देने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। जब तलाक की नीयत से अशोक वकील के पास सलाह लेने गया, तो वकील ने जो बताया, उससे उसका मन बदल गया। वकील ने कहा कि बेटियां बालिग होने तक मां के साथ रहेंगी, लेकिन उनका खर्च अशोक को ही उठाना पड़ेगा। अशोक की इतनी कमाई नहीं थी कि वह दूसरी शादी भी करे और बेटियों का खर्च भी उठाए। इसके अलावा उसे यह डर भी था कि मां के साथ रहकर उसकी बेटियां भी चरित्रहीन हो सकती हैं। इसके साथ ही उसे यह भी लगता था कि अगर तलाक के बाद बेटियां उसके साथ आ भी गईं, तो वह उनका क्या करेगा। अशोक ने जब इन बातों पर गहराई से सोचा, तो उसे लगा कि इन सब परेशानियों से छुटकारा पाने का
एक ही तरीका है, सबकी हत्या कर दी जाए। इसके बाद उसने हत्या की योजना बना ली, लेकिन समस्या यह थी कि यह काम वह अकेला नहीं कर सकता था। अशोक ने घर परिवार की इज्जत का हवाला देकर अपने भाई ज्योति कुमार को इस योजना में शामिल कर लिया। ज्योति के मान जाने पर अब वे 2 लोग हो गए, लेकिन हत्या 3 लोगों की करनी थी। इसलिए अशोक ने ज्योति से कहा, अगर एक आदमी और होता तो काम करना आसान हो जाता। इस पर ज्योति ने अपने दोस्त नवल को 20,000 रुपए देने का वादा करके हत्या में शामिल होने के लिए तैयार कर लिया। नवल करनाल में टैक्सी चलाता था। वह पैसों के लालच में नहीं, बल्कि ज्योति की दोस्ती की वजह से हत्या जैसा अपराध करने को तैयार हुआ था। अशोक की बुआ के बेटे राजेश की 7 जनवरी को शादी थी। योजना के अनुसार राजेश की शादी के कार्ड बांटने के लिए अशोक पत्नी सिमरन और दोनों बेटियों को लेकर अपनी ससुराल लुधियाना आ गया। यह 26 दिसंबर की बात थी। कुछ कार्ड तो उन्होंने उसी दिन बांट दिए। इस बीच अशोक फोन पर लगातार ज्योति से बात करता रहा। 27 दिसंबर को तय योजना के अनुसार ज्योति अपने दोस्त नवल के साथ सुबह 9:30 बजे की ट्रेन पकड़कर दोपहर में लुधियाना पहुंच गया। पहुंचते ही उसने फोन करके अशोक को खबर दी। दोपहर में अशोक उनसे जालंधर बाईपास चौक पर मिला। वहां से तीनों रेलवे लाइन के किनारे किनारे पैदल चलते हुए सिविल सिटी, संधुनगर, काली मंदिर के पास पहुंचे। यही वह जगह थी जहां तीनों हत्याएं करनी थीं। वहां उन्होंने बैठकर यह तय किया कि किस तरह और कब वार करना है। पूरी योजना समझाकर अशोक अपनी ससुराल लौट गया। ससुराल में अशोक सिमरन और दोनों बेटियों के साथ बैठा हंसी मजाक करता रहा। दामाद और बेटी को हंसते बोलते देखकर ससुराल वाले भी खुश थे। तय योजना के मुताबिक थोड़ी देर बाद अशोक ने सिमरन से झगड़ा किया, लेकिन जल्द ही उसे मना भी लिया। शाम लगभग 7 बजे अशोक ने योजना बनाई कि ज्योति की नई कार और माता चिंतपूर्णी मंदिर जाने की बात का बहाना बनाकर सिमरन को घर से बाहर निकाला जाए। उसने सिमरन को यह यकीन दिलाया कि घर वालों की अनुमति से यह यात्रा संभव नहीं होगी। इसलिए बच्चों को बाजार घुमाने के बहाने रेलवे लाइन के उस पार पहुंचने को कहा। अशोक पहले ही वहां से निकल गया और 10 मिनट बाद सिमरन अपनी दोनों बेटियों दिव्या और पूजा के साथ बताए हुए स्थान पर पहुंची। अशोक भी वहां आकर बोला कि ज्योति दूसरी तरफ से आ रहा है और उसे बच्चों के साथ रेलवे लाइन पार करने को कहा। जैसे ही सिमरन आगे बढ़ी, अशोक ने वहां पहले से छिपे ज्योति और उसके दोस्त नवल को इशारा कर दिया। इसके बाद वह खुद ससुराल लौट गया ताकि किसी को उस पर शक न हो। अशोक के कहने पर सिमरन अपनी दोनों बेटियों को लेकर रेलवे लाइन के उस पार जाने को तैयार हुई, लेकिन अंधेरा और सन्नाटा देखकर उसके मन में डर बैठ गया। जैसे ही उसने रेलवे लाइन पार की, नवल अचानक किसी चीते की तरह हाथ में चाकू लिए उस पर टूट पड़ा। वहीं ज्योति ने दिव्या पर वार करने की कोशिश की। अचानक हुए हमले से घबराकर सिमरन ने जोर से चीख लगाई और दोनों बेटियों को लेकर खेत की ओर भागी, लेकिन ज्योति ने पीछे से पकड़ लिया। उसने चाकू से सिमरन की गर्दन पर पूरी ताकत से वार किया, मगर ब्लेड गर्दन की हड्डी से टकराकर हत्थे के पास से टूट गया। इसके बाद नवल ने अपने चाकू से वार कर सिमरन की हत्या कर दी। मरने से पहले सिमरन ने पूरी ताकत से विरोध किया, जिससे नवल के सिर के कुछ बाल उसकी मुट्ठी में आ गए। बाद में पुलिस ने यही बाल सबूत के तौर पर बरामद किए। मां बेटियों को मारने के बाद उन्होंने फोन पर अशोक को खबर दे दी। ये पूरा काम करने में उन्हें करीब 20-25 मिनट लगे। 3 हत्याएं करने और अशोक को बताने के बाद दोनों बस पकड़कर करनाल के लिए निकल गए। रास्ते में राजपुरा के पास चलते बस से उन्होंने अपनी जैकेट फेंक दी, क्योंकि उस पर खून के छींटे थे। रिमांड के दौरान जांच अधिकारी अजायब सिंह ने वही चाकू और जैकेट बरामद कर लिए। सिमरन को मारने के बाद ज्योति ने उसके कानों से सोने की बालियां निकाल ली थीं, जिन्हें भी पुलिस ने बरामद कर लिया। इधर जब काफी देर तक सिमरन बाजार से घर नहीं लौटी, तो प्लान के मुताबिक अशोक ने चिंता जताते हुए अपने ससुराल में हंगामा मचा दिया। अशोक रिश्तेदारों के साथ रात भर सिमरन और बेटियों को ढूंढता रहा। सुबह उसने रिश्तेदारों और अपने ससुर विजय को जानबूझकर उसी जगह ले गया जहां मां बेटियों की लाशें पड़ी थीं। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अपनी ओर से कुल 19 गवाह पेश किए। इनमें घटनास्थल की तस्वीरें लेने वाला फोटोग्राफर, क्राइम टीम, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, कुछ पुलिसकर्मी और मुख्य गवाह मृतका का पिता विजय शामिल थे। तीनों आरोपियों के इकबालिया बयान भी थे, जिन्हें अदालत ने सच माना। अपने बयान में तीनों ने स्वीकार किया कि उन्होंने सिमरन और उसकी दोनों बेटियों दिव्या और पूजा की हत्या की।
अदालत ने 23 अप्रैल 2014 को तीनों को दोषी ठहराया और फैसले की तारीख 25 अप्रैल 2014 तय की। 25 अप्रैल 2014 को एडिशनल सेशन जज श्री एसपी सूद ने फैसला सुनाते हुए कहा, गवाहों के बयान पुलिस की जांच घटनास्थल से मिले। सबूत और आरोपियों के बयानों से यह साबित होता है कि 27-28 दिसंबर 2009 की रात अशोक ने अपनी पत्नी सिमरन, दिव्या और पूजा को सुनसान जगह ले जाकर अपने भाई ज्योति कुमार और दोस्त नवल से बेरहमी से हत्या करवाई। घटनास्थल और मृतका की गर्दन से बरामद चाकुओं पर मिले फिंगरप्रिंट और फोरेंसिक जांच रिपोर्ट से यह साफ हो गया कि फिंगरप्रिंट जूतों के निशान, डीएनए रिपोर्ट और मृतका की मुट्ठी से मिले अभियुक्त के सिर के बाल, ये सभी सबूत अभियुक्तों से मेल खाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि तीनों अभियुक्तों ने सिमरन और उसकी दोनों बेटियों की बेरहमी से हत्या की है। इसलिए वे किसी भी तरह से रहम या माफी के योग्य नहीं हैं। अदालत ने अभियुक्त अशोक कुमार, अभियुक्त ज्योति कुमार और अभियुक्त नवल किशोर को सिमरन, पूजा और दिव्या की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास यानी जीवित रहने तक जेल में रहने की सजा सुनाई। इस तरह अशोक, उसका भाई ज्योति और उसका दोस्त नवल अपने किए की सजा पा गए। जज के सजा सुनाते ही पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया। लालच, रिश्तों में धोखा और निजी स्वार्थ इंसान को हैवान बना देते हैं। जो लोग गुस्से और लालच में आकर किसी की जान ले लेते हैं, वे न केवल कानून के शिकंजे में फंसते हैं, बल्कि पूरी उम्र जेल में सड़ते रहते हैं। अपराध का अंजाम हमेशा बर्बादी ही होता है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।